हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो स्मार्टफोन है उनका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसके ऊपर एक आर्टिकल था द हिंदू के अंदर, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें कंटेक्स्ट की, यानी कि हमारा वो कौन सा न्यूज़ होता है जो कि इसे इंपॉर्टेंट बनाता है, तो अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो ओवर द लास्ट फ्यू मंथ, यानी कि बीते कुछ महीनों के अंदर हमने क्या देखा, और डिबेट हैज़ बिन गोइंग ऑन बिटवीन द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जनरल Raghuram Rajan expressing concern and the Minister of State and the Electronics Rajiv Chandrasekharan providing favorable data about the wellness of central government scheme to boost electronic manufacturing। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि कुछ महीनों में हमने देखा कि एक जो डिबेट है वो दो लोगों के बीच में हुई। एक तो हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रहे थे, नाम था रघुराम राजन, जो कि क्या कर रहे थे, कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन इन इंडिया को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जिनका नाम होता है राजीव चंद्रशेखरन, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कुछ फेवरेबल पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं इस डिबेट के अंदर, और वो बताते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उससे किस तरीके से बूस्ट मिला है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को। और ये थी हमारी न्यूज़। इस न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका महत्व क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, तो इसके महत्व के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इसका महत्व क्या होता है। अगर हम बात करें इसके महत्व नंबर 1 की, तो हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होता है, जो हमारा सिग्निफिकेंस होता है, वो ये है कि अ की इंग्रेडिएंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी देश के अंदर उसकी इकोनॉमी जो है वो बढ़े, फले फूले, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो हमारा सबसे पहला की इंग्रेडिएंट होता है उसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि आप समझ लीजिएगा कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं अपने कंट्री के अंदर, तो आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होनी चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल दें चाइना का, अगर हम एग्जाम्पल दें यूएसए का, तो आपको समझ में ये चीज आती होगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि किसी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने से उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे होता है, तो इस चीज को हम समझाएंगे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट से। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो आप जरा सोचिएगा कि अगर आपके देश के अंदर मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उसके एसेसरीज जैसे कि चार्जर हो गया, चार्जर्स के अलावा उसका डिस्प्ले हो गया, उसके बटन्स हो गए, उसके कवर्स हो गए, ये सारी चीजें भारत में ही बनाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमने देखा कि चार चार या फिर इससे भी ज्यादा जो और भी चीजें हैं वो भारत में मैन्युफैक्चर होगी। अगर ये भारत में मैन्युफैक्चर होगी, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें प्लांट बैठाने होंगे, और प्लांट में काम करने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता होगी, और लोगों की आवश्यकता होगी, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोग जो है वो पैसे कमाएंगे, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी दूर होगी। लोगों के पास पैसा जाएगा, यानी कि देश के पास पैसा आएगा, और अगर देश के पास पैसा आएगा तो देश भी हमारा क्या होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होने से हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और ये हम समझते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट के द्वारा। अभी मैंने जो आपको इफेक्ट बताया वही होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसके अंदर होता क्या है कि एवरी जॉब क्रिएटेड, यानी कि हर एक जॉब जो कि क्रिएट होती है किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की वजह से, एवरी रुपी, यानी कि प्रत्येक पैसा जो सरकार क्या करती है, लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो एक एक पैसा, बोलते हैं ना कि पाई पाई का हिसाब लूंगा, तो उस तरीके से एक एक पैसा जो है वो सरकार को पॉजिटिव रिटर्न देता है, और इसके वजह से सरकार के देश के अंदर, यानी कि जो भी सरकार है उस देश के अंदर जो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देखने को मिलता है, और वहां की इकोनॉमी जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये हमारी होती है मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसके वजह से हमने देखा कि किस तरीके से देश के अंदर या फिर अगर किसी भी देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहां की जो इकोनॉमी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम बात करें, ये तो हमारा था सिग्निफिकेंस, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का महत्व हमने देखा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और इसके वजह से हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसके कंसर्न क्या है, आखिर इसके कुछ ना कुछ कंसर्न तो होंगे, चिंता की बात तो होगी, क्योंकि अभी तक भारत में ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई, अभी क्यों हो रही है। तो इसके साथ हमारा कंसर्न क्या देखा जाता है, कंसर्न ये देखा जाता है कि लैकिंग एडाक्वेट एंड रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि भारत के अंदर अभी भी पर्याप्त मात्रा में जो बोल सकते हैं कि संसाधन होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, ये ना वो अभी है नहीं।
दूसरा हमारा कंसर्न पॉइंट क्या आता है? दूसरा हमारा कंसर्न पॉइंट ये आता है कि आर्थिक लेबर लॉ, यानी कि जो भारत का लेबर लॉ है, जो कि लेबर के संबंधित कानून भारत में बनाए गए हैं, वो काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं, वो आउटडेटेड हो गए हैं। इसके वजह से जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, यानी कि फॉरेन कंपनी के जो मालिक हैं, वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर भारत में इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ के जो कानून है ना लेबर लॉ को लेकर के, वो काफी ज्यादा पुराने हैं, तो हमें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो हम भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो कहीं ना कहीं ये हमारा दूसरा कंसर्न निकल के आता है। और अगर हम तीसरे कंसर्न की बात करें, तो हमारा जो तीसरा कंसर्न आता है जिसके वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रभावित होती है, वो है कि अनस्किल्ड एंड लेस स्किल्ड वर्कफोर्स। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास वर्कफोर्स तो है, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री हैं, और हो सकता है कि हम शायद दुनिया के नंबर 1 पॉपुलस कंट्री भी हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे जो बोल सकते हो कि वर्कफोर्स है, यानी कि पढ़े लिखे मजदूरों की जो संख्या है ना वो कम है, यानी कि अनपढ़ मजदूर ज्यादा है, या फिर जो मजदूर पढ़े लिखे भी हैं उनके पास उतना ज्यादा स्किल नहीं है कि वो काम कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए कंसर्न की बात है कि हमारे पास जो है वो अनस्किल्ड वर्कफोर्स है, और साथ में हमारे पास लेस स्किल्ड वर्कफोर्स का भी कंसर्न आता है। ये जो कंसर्न है वो दिखाता है कि हमारे भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका खतरा क्यों है, वो इतना ज्यादा डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी क्या है कि ये जो सारी चीजें है ना, ये हम कंसर्न के रूप में देखते हैं, तो क्या सरकार को ये नहीं दिखता? क्या सरकार को भी दिखता है? तो सरकार ने फिर इसके लिए सोल्यूशन क्या लेकर के आए? तो अगर मैं गवर्नमेंट के सोल्यूशन की बात करूं, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो सोल्यूशन लेकर के आती है ताकि वो क्या करे, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर सके, यानी कि जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो उस चीज को हम बढ़ा सकें। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने कुछ सोल्यूशन भी लेकर के आए, उसने कुछ समाधान भी जो है वो लेकर के आया। सबसे पहला जो गवर्नमेंट का समाधान आया वो ये है कि रेजिंग द इंपोर्ट ड्यूटीज। कहने का मतलब क्या है कि जो चीजें आप बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेट्स एग्जांपल आप बाहर से एप्पल का आईफोन जो है वो भारत में इंपोर्ट करते थे, तो सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। अब टैक्सेस बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि जो मोबाइल फोन पहले आप 40,000 50,000 में खरीद सकते थे, अब उस मोबाइल फोन की जो कीमत है वो 70,000 80,000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि आप उसे बाहर से इंपोर्ट करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, तो सरकार ये कह रही है कि अगर आप भारत में ही इस मोबाइल को बनाते हो और भारत में ही बेचते हो, तो आपको ये मोबाइल 30,000 का 30,000 में ही बिक जाएगा। तो क्या जो बाहर की कंपनियां हैं वो भारत में ही आकर के व्यवसाय करना नहीं चाहेंगे क्या? जो भारत के लोग जो बाहर से चीजें खरीद करके लाते थे, क्या वो भारत की बनी चीजें ही नहीं खरीदेंगे क्या? तो सरकार ने ये देखते हुए क्या किया कि जो इंपोर्ट होता था, जो बाहर की चीजें भारत में आकर के बेची जाती थी, उसके ऊपर सरकार ने टैक्स बहुत ज्यादा कर दिया। ये हमारा सरकार का एक सोल्यूशन था, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे आने वाले समयों के अंदर जो भारत है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। दूसरा जो सरकार ने काम किया वो ये किया कि प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, यानी कि सरकार ने क्या किया, जो भी कंपनी, जैसे मान लो मैं एप्पल की बात करता हूं, सैमसंग की बात करता हूं, अगर मैं इनकी बात करता हूं, तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने ये कहा कि अगर आप भारत में आकर के अपना प्लांट स्टैब्लिश करते हो, भारत में अपने मोबाइल फोन को बनाते हो, तो आपको क्या किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इंसेंटिव क्या था, इस इंसेंटिव का नाम बेसिकली रखा गया पीएलआई। इस पीएलआई का मतलब क्या होता है, पीएलआई का मतलब होता है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी कि अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ छूट दिया जाएगा। अगर मैं आपको पीएलआई स्कीम के बारे में बताऊं, तो ये जो पीएलआई स्कीम है वो क्या कहती है, इट इज अ की सेट ऑफ द इंसेंटिव, यानी कि ये क्या है, इंसेंटिव का एक की सेट है, जिसके अंदर बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, किसी भी फॉरेन या फिर डोमेस्टिक कंपनी को एक तरीके से कहती है कि अगर आप भारत में किसी भी गुड्स का, यानी कि किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं भारत के अंदर, तो भारत क्या करेगा, आपको इंसेंटिव देगा। इंसेंटिव का मतलब आपको पता होगा कि आपको कुछ ना कुछ छूट दिया जाएगा। इसके अंदर सरकार ने बेसिकली क्या रखा है कि अगर आप भारत में स्मार्टफोन बनाते हो, अगर आप भारत में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आपको 6% का इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी कि सोच के देखो, अगर 100 रुपए का कोई चीज, कोई भी कंपनी अगर 100 रुपए की चीज बनाती है, तो उसको 6 रुपए क्या दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से दे दिए जाएंगे कि ये 6 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, बाकी का 94 रुपए आप लगा लो अपने पास से। तो इस तरीके का सरकार ने क्या करा है, इंसेंटिव दिया है, ताकि बाहर की कंपनियां भारत में आ सके और भारत में अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इससे होगा क्या, अभी हमने ऊपर देखा इसके सिग्निफिकेंस में, कि इससे रोजगार जनरेट होगा और हमारे भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं होगी। तो ये थी हमारी पीएलआई स्कीम, इसको आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द पीएलआई स्कीम, यानी कि इस पीएलआई स्कीम को ला करके सरकार का कौन सा सिग्निफिकेंस रहा, सरकार को क्या इससे फायदा हुआ, इस पीएलआई स्कीम का महत्व क्या है।
अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पीएलआई स्कीम को बेसिकली स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी ज्यादा बूस्ट करते हुए हमने देखा। इसने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखा कि बहुत बड़ा इंथुसियाज्म जो है वो क्रिएट हुआ और हमारे जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा फली फूली अगर हम बात करते हैं इस पीएलआई स्कीम के द्वारा। सबसे पहले तो होता यह है कि हाई रेज इन मोबाइल फोन एक्सपोर्ट, यानी कि भारत जो कि दुनिया का बहुत बड़ा एक बोल सकते हो कि भाग जो है वो रखता है, यानी कि दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री भी होने वाला है, वो क्या कर रहा है, भारत से मोबाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब तक हम क्या करते थे, बाहर से मोबाइल लेकर के आते थे और भारत के लोग उस मोबाइल को खरीदते थे। लेकिन इस पीएलआई स्कीम के आने के बाद सरकार ये कहती है कि पीएलआई स्कीम आने के बाद अभी जो भारत है ना वो क्या कर रहा है, दुनिया में मोबाइल बेच रहा है। सोचो अगर आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तभी कोई चीज बेची जाती है, यानी कि हम इतना मोबाइल बना रहे हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं वो तो मोबाइल परचेस कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ मोबाइल बच भी रहे हैं, उन्हें हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। डाटा क्या कहता है, डाटा ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो भारत का एक्सपोर्ट था, यानी कि स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट था भारत का, वो कितने रुपए का था, वो बेसिकली था 300 मिलियन डॉलर का। लेकिन 2023 के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 आते आते जो हमने एक्सपोर्ट करा, यानी कि जो मोबाइल हमने बेचा उसकी कीमत कितनी थी, 11 बिलियन डॉलर। यानी कि कितना बड़ा फर्क है आप देख लो। इस पीएलआई स्कीम का महत्व बताया जाता है कि भारत के अंदर ये पीएलआई स्कीम आने से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है स्मार्टफोन की उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। हमने ये देखा कि 2018 के अंदर जहां हमने 300 मिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है मोबाइल का वो किया था, वहीं 2023 के अंदर हमने क्या किया हुआ है, 11 बिलियन डॉलर का जो मोबाइल फोन है वो एक्सपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंपोर्ट की, तो मोबाइल फोन का जो इंपोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। पहले हम मोबाइल ज्यादा मंगाते थे बाहर से, अब हम मोबाइल कम मंगा रहे हैं बाहर से। तो कहीं ना कहीं जो मोबाइल फोन्स का इंपोर्ट है ना उसमें भी कमी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं तो वर्थ ऑफ 3.6 बिलियन डॉलर इन अ फाइनेंशियल ईयर 2018, यानी कि 2018 फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने लगभग 3.6 बिलियन डॉलर का जो मोबाइल फोन है वो बाहर से इंडिया में मंगाया था। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर हमने बाहर से मात्र 1.6 बिलियन डॉलर का ही मोबाइल फोन जो है वो भारत में मंगाया है। तो ये डाटा कहती है कि पीएलआई स्कीम आने से हमारे भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्मार्टफोन को बनाने वाली वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुई है और हमें बाहर से चीजें अब मंगाने की जगह बेचने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है और हम बाहर क्या करते हैं, अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो सारी चीजें हैं जो कि हमने पढ़ा, जो कि गवर्नमेंट का डाटा है, जो गवर्नमेंट कहती है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करना चाहूं तो जो इसके वजह से हमारा कंसर्न है, जो चिंता है वो क्या उठती है, अगर सबसे पहली बात इस चिंता की बात करी जाए तो ये चिंता हमसे ये कहती है कि इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन कंपोनेंट सॉर्ट ऑफ बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन को इंपोर्ट करते हैं, तो मोबाइल फोन का इंपोर्ट तो हमने कम कर दिया। लेकिन एक चीज जो है वो जिसपे सरकार को भी चिंता करनी चाहिए और हर एक नागरिक को चिंता करनी चाहिए, वो क्या है, वो ये है कि हम मोबाइल फोन तो इंडिया में बना रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल फोन के एक्सेसरीज हैं, एक्सेसरीज का मतलब क्या होता है, जैसे चार्जर हो गया, चार्जर के अलावा जो उसका डिस्प्ले हो गया, जो उसके बटन हो गए, जो उसके कवर हो गए, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर से खरीद के ला रहे हैं। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं। इंडिया में बस कंपनी आ रही है, उन्हें इंसेंटिव का फायदा चाहिए तो वो वहां पर असेंबल कर दे रही हैं, उन्हें कुछ फायदा मिल रहा है और बाकी वो चीजें बेच रही हैं। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भारत में इस पीएलआई स्कीम के आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ी है, लेकिन इसके वजह से भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ। आखिर ये हुआ क्यों नहीं, ये हुआ इसलिए नहीं क्योंकि भारत में चीजें बनने के बजाय असेंबल होने लगी। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन जो कंपोनेंट जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2023 के बीच में काफी ज्यादा बढ़ी है, उनका काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिला है। अगर हम इसके अलावा और भी बात करें तो हमें और क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है कि लो लेवल, यानी कि लो लेवल ऑफ अबाउट 22% ऑफ मोबाइल फोन प्रोडक्शन इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द पीएलआई स्कीम। यानी कि भारत के अंदर मात्र 22% यानी कि 22% मोबाइल फोन प्रोडक्शन को ही हमें पीएलआई स्कीम का सपोर्ट देखने को मिलता है। और बाकी के जो हम बोल सकते हैं जो अदर परसेंटेज है, यानी कि अगर 100 में से आप 22 को माइनस करते हो तो कहीं ना कहीं 8% जो हमारे मोबाइल फोन है वो क्या है, पीएलआई स्कीम के अंदर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी दूसरी सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर हम इसके अलावा तीसरी चिंता की बात
करें वो क्या है, वो हमसे ये कहती है कि लो लेवल असेंबली वर्क, यानी कि असेंबली का जो वर्क है ना वो भी हमारे इंडिया में काफी कम लेवल का हो गया है। डज नॉट प्रोड्यूस वेल बीइंग जॉब, इसके वजह से हमें अच्छी जॉब जो है यानी कि एक अच्छी मात्रा में जो जॉब्स है, जो नौकरियां हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। एंड डज नॉट हैव द सेम मल्टीप्लायर इफेक्ट, और इसके वजह से हमने जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की शुरुआती में बात करी थी यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हमने बात करी थी मल्टीप्लायर इफेक्ट की, वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस बेरोजगारी को कम होना चाहिए अब वो अभी भी वो बेरोजगारी वैसे ही बनी हुई है। इसके अलावा हम सजेशन क्या दे सकते हैं, अगर गवर्नमेंट आपसे सजेशन पूछे तो आप सजेशन क्या देख सकते हो, तो पाथ 8 यानी कि हम सजेशन ये देख सकते हैं कि टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई हब, यानी कि इंडिया जो है वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई हब अगर अपने आप को देखता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक क्या है, तो नीड्स टू इवॉल्व अ सप्लाई चेन एंड द मार्केट मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट हियर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इंडिया है वो चाहती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने और सप्लाई हब बने, तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता ये है कि वो सबसे ज्यादा अपने सप्लाई चेन के ऊपर ध्यान दे, उसे और भी ज्यादा विकसित करे। और भारत में जो कंपोनेंट है, जैसे हमने मोबाइल की बात करी, तो मोबाइल के अंदर हमारा जो डिस्प्ले हो गया, बटन हो गया, उसके जो कवर हो गए, जो उसके चार्जिंग्स हो गए, वो भी इंडिया के अंदर ही बनाया जाए। अगर ये सारी चीजें इंडिया के अंदर बनाई जाती है तो डेफिनेटली हमें फायदा होने वाला है, और कहीं ना कहीं हमारा जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने को फिर मिलेगा। इसके अलावा हम दूसरा सजेशन क्या देख सकते हैं कि इट इज अ प्रैक्टिकल दैट एवरीथिंग नीड टू टाइम प्रोड्यूस अ रिजल्ट, यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज के रिजल्ट आने में समय लगता है। जैसे आपने पढ़ाई करी, आपने 1 साल पढ़ाई करा, 2 साल पढ़ाई करा, फिर आप जाकर के एग्जाम देते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट तो ऐसा है नहीं कि 1-2 दिन में आ जाता है, तो किसी भी चीज का रिजल्ट आने में समय लगता है। और लेकिन ये जो समय है ना वो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय के बीच में जो सरकार है ना, जो गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बिल्ड ट्रस्ट अमंग द सिटीजन, यानी कि जो भी नागरिक है उनके बीच में वो क्या करे, कहीं ना कहीं से जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है वो पैदा करे, यानी कि लोगों को अपने सरकार के ऊपर विश्वास हो कि हाँ सरकार जो कर रही है ना वो हमारे भलाई के लिए कर रही है। हो सकता है समय लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में सरकार के जो किए गए काम है ना इससे फायदा होगा। एंड इन्वेस्टर एंड ट्राई टू हार्ड अचीव इंप्रूविंग रिजल्ट टू एवरी आउटकम, और जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको भी सरकार के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये जो सरकार है ना, ये जो काम कर रही है, इसका जो भी आउटकम निकलेगा वो भी हमारे लिए फायदा देगा। तो बेसिकली ये सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को सजेशन के रूप में आप ये बता सकते हो कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उसके जो नागरिक है वो सरकार के ऊपर विश्वास कर पाए, और जो इन्वेस्टर है जो कि पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत के अंदर, उनको भी ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ सरकार ने जो स्कीम लाया है उसके वजह से जो भी आउटकम निकलेगा उनमें उनका फायदा होगा ही होगा। तो ये थी हमारी पूरी आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर छपी थी। इसको आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि सारा जो डाटा है वो आपको पता चल गया होगा कि ये जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी हम बात करते हैं भारत इतना पीछे क्यों रहेगा मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके हमने रीजन देखे, उसके कंसर्न देखे, भारत क्या कर रहा है ये भी हमने देखा, और आगे इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है ये भी हमने देखा, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो भी हमने देखा, और न्यूज क्या थी वो भी हमने देखा। तो आई होप कि पूरा जो कंसर्न है, जो पूरी न्यूज है, जो पूरा आर्टिकल है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।